हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी के डिटेल डिस्कशन के ऊपर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, जहाँ पे हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को देख रहे होंगे। क्योंकि कल अचीवर टेस्ट भी आपका, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बहुत सारे बात इस वीडियो में कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको एक अप्रोच मिलेगा कि वहाँ पे आंसर कैसे लिखना है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी ही क्यों कराते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारा पीवाईक्यू का फ्रेमिंग क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही होता है, घुमा फिरा के। तो आप एनसीईआरटी को ही 10-12 बार पढ़ो तो आपको सारा आंसर लिखने को आ जाएगा। आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या आपको लिखना है। इंफॉर्मेशन रहेंगे तो फिर आप लिख पाओगे आंसर को। और अगर आप ज्यादा बुक पढ़ोगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां से भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, पर तुम आप एक पाथवे बना लो कि यही क्वेश्चंस को बार बार याद रखना है। उससे क्या होता है कि आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ प्रैक्टिकल्स, मतलब मैथमेटिकल सब्जेक्ट, जहाँ पे आपको क्या है, ज्यादा आपको सॉल्व करने का सब्जेक्ट है, वहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन करना होता है, ताकि वहाँ पे एग्जैक्ट आपका क्लिक हो कि किस वक्त क्या फॉर्मूला लग रहा होगा, किस वक्त क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। पर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ये अप्रोच होना चाहिए कि आपको बराबर क्या है कि सारा इन्फॉर्मेशन बार बार रिकॉल होते रहे। वो कैसे होता है, शॉर्ट नोट बनाने के बाद और एक ही चीज को बार बार पढ़ने के बाद। तो हम लोग अचीवर टेस्ट और ये एनसीईआरटी डिस्कशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं। एनसीईआरटी का डिटेल लेक्चर है ये, एनसीईआरटी का इंटेक्ट क्वेश्चन का और एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। तो अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखिए, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, क्या इंपॉर्टेंस है हमारा डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले डीएनए कॉपिंग होता है क्यों। ठीक है। डीएनए कॉपिंग होना बहुत जरूरी है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं वो डीएनए के थ्रू ही जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ठीक है। तो इसको लिखते कैसे, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसमिशन करता है पेरेंटल के कैरेक्टरिस्टिक्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंटल के वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में किसके थ्रू जाते हैं, डीएनए कॉपिंग के माध्यम से ही जाते हैं। ठीक है। हमने बात किया था कि जैसे कि हमारे पास क्या है, ये डीएनए कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा। ये क्या है, हमारा सेल है। ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस है तो कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। उसके बाद सेल डिवीजन में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जहाँ पे डीएनए हमारा क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। डीएनए क्या हो जाता है हमारा, रेप्लिकेट हो जाता है। तो ये हमारा जो है रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमको पता है कि हमारा जो कैरेक्टर्स है वो मेल पेरेंट्स से भी आते हैं, फीमेल पेरेंट दैट मीन्स के मदर से भी आते हैं, फादर से भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं वेरिएशंस तो होगा ही, क्योंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, उनका फैमिली जेनेटिक्स अलग होगा और इधर का भी एंसेस्टर जेनेटिक्स अलग होगा। तो जिसके कारण से वेरिएशंस आते हैं, कुछ एरर्स आते हैं डीएनए के कॉपिंग में। ये वेरिएशंस इसलिए देखने को मिलता है और ये वेरिएशंस सर्वाइबिलिटी को इंक्रीज करता है। During DNA copying in reproduction, the changes occur due to inheritance. Inheritance का मतलब सीधा सा अगर समझते हैं, inheritance of trait from both the parents। मैंने बोला कि क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स से इनहेरिटेंट ऑफ द ट्रेट, दैट मीन्स कि जितने भी इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जितने भी आपके इन्फॉर्मेशंस होते हैं पेरेंटल कैरेक्टर, वो सारे क्या है, दोनों पेरेंट्स से आते हैं। इसीलिए रिप्रोडक्शन में चेंजेस देखने को मिलता है, जिसके कारण से जेनेटिक वेरिएशंस आता है, विच आर यूजफुल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज पीरियड ऑफ ओवर टाइम। इसके कारण से ये इवोल्यूशन में काम देता है और लॉन्ग पीरियड तक स्पीसीज आराम से सर्वाइव कर सकता है। अब हमारे पास आता है कि व्हाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल्स। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि हमारा जो वेरिएशंस है वो हमारा क्या है, स्पीसीज के लिए तो बेनिफिशियल है, पर किसी इंडिविजुअल्स के लिए हमारा वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि नेसेसरी नहीं है। तो अगर हम देखते हैं कि वेरिएशंस होता क्या है, डिग्री, वो बदलाव, डिग्री ऑफ चेंजेस जो आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आपको बदल देता है। आप अगर हम बात करते हैं कि क्या आप अपने पेरेंट्स के जैसे आइडेंटिकल दिखते हो, नहीं, सिमिलर दिख सकते हो, आइडेंटिकल नहीं दिख सकते। ठीक है। इसको लिखना कैसे, वेरिएशंस कैसे बेनिफिशियल वाला, वेरिएशन अलाउ ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट इन ए डाइवर्स हैबिटेट और नीश। सबसे पहला पॉइंट यहाँ बना देना कि वेरिएशन जो होता है वो ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट कराता है, डाइवर्स हैबिटेट। एग्जिस्ट मतलब कि एक तरह से उसके हैबिटेट और उसके निश में उसको रहने के लायक बनाता है। ठीक है। वेरिएशंस in its absence species may remain restricted to particular area। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि वेरिएशंस नहीं है, ठीक है, इन इट्स एब्सेंस स्पीसीज में रिमेन रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर एरिया, में भी हो सकता है स्पीसीज वहां पे सर्वाइव अच्छी तरीके से नहीं कर पाए। इफ दिस एरिया गेट ड्रास्टिकली अल्टर्ड ड्यू टू वेरियस नेचुरल और मैनमेड कॉजेस। अब ध्यान से देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि वेरिएशंस करता क्या है, अगर हम आपसे पूछे कि जैसे अभी हम जिस रूम में खड़ा है, अभी ठंडा का भी समय है, फिर भी क्या हो रहा है ना, आजकल का एक दो जो कमेंट है उसके कारण शरीर में गर्मी आ जाता है। ठीक है। तो वो जो कमेंट होता है वो ईमेल आईडी से ही आता है बेसिकली, और कुछ 99 जो कमेंट आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, पर एक दो कमेंट थोड़े
आते हैं जो बोलते हैं सर आप लिख के क्यों नहीं पढ़ा रहे, ये कोई टॉपिक है? एक महीना के बाद एग्जाम में इसको लिख लिख के देखना है। तो मेरा नॉलेज अभी मत देख, तू अपना नॉलेज पे काम कर कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक स्टोरी था कि एक पेशेंट था, उसका पूरा बॉडी में पेन हो रहा था, डॉक्टर डायग्नोस किया तो पता ही नहीं चल रहा है कुछ, फिर से डायग्नोस किया तो उसको हर एक चीज़ का दवाई देते जा रहा है, वो खाते भी जा रहा है। उसके बाद जब डायग्नोस किया तो पता चला कि उसका हाथ ही में पेन था, ठीक है। तो नुकसान किसका हुआ? पेशेंट का। दवाई किसका बिका? दुकानदार का। नुकसान किसका हुआ? पेशेंट का। हर एक जगह पे पेशेंट का नुकसान हो रहा है, इसलिए तुम अभी पेशेंट के जैसे हो। क्या मेडिसिन चाहिए वो तुम खुद सोच पा रहे हो या फिर कोई और दे रहा है फ्री में तुम लेते जा रहे हो? नहीं, तुम्हारे लिए क्या एग्जैक्ट मेडिसिन जरूरी है वो तुम लो तो तुम्हारे पे काम करेगा, अदरवाइज रिएक्शन करेगा और उसके बाद पता चलेगा पूरा बॉडी में पेन हो रहा है। पेन हाथ में था, पता चला पूरा बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक है। तो स्टोरी का यही समरी है कि तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो तुम करो, ठीक है। ज्यादा नेतागिरी नहीं करना है कि ये सर आप लिख लिख के पढ़ाइए। आप फिर से 10th क्लास में आ जाओ, हम लोग जनवरी से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से और लिख लिख के पढ़ाएंगे व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो एक एक पॉइंट लिख लिख के पढ़ेंगे। तुम आओ 10th में एडमिशन कराओ और बेसिकली 99% कमेंट पॉजिटिव होते हैं और वो कहीं ना कहीं जितना अफेक्शन मेरे आप लोग के लिए उतना अफेक्शन आपकी तरफ से आता है। दैट्स वाई इतना एनर्जी होता है, इतना काम करने का एनर्जी होता है। तुम पूरा रूटीन सुनो, फिर उसके बाद बोलना सर लिख लिख के पढ़ाओ, सर आप नोट्स लगा देते हो। सबसे पहले सुन, सवेरे स्कूल होता है हमारा 8 से 3 बजे तक, 3 बजे के बीच में फिर 6 से 8 ट्यूशन होता है जो वहाँ पे पढ़ाना होता है, नेसेसरी है। उसके बाद यहाँ 9 से लेके 12 के बीच में ही वीडियो बनाया जा सकता है, वही टाइम होता है। उस वक्त में भी तुम बता रहे हो कि सर ऐसे पढ़ाई वैसे पढ़ाई, नहीं, जो तुम्हारे लिए मेडिसिन जरूरी होगा वो मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और बेसिकली जो ऐसे बोलते हैं उसका नंबर भी कम आता है क्योंकि वो इसी समय देते रहते हैं और जिसको पढ़ना रहता है वो मैसेज करता है सर ये वीडियो बनाइए, दे आर वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमको समझना है कि वेरिएशंस को लेके कि वेरिएशंस आखिर क्या है। अगर सोच लो कि ये रूम को हम क्या करते हैं, यहाँ 2-3 एसी ऑन कर देते हैं, ठीक है, ठंडा के समय में, क्या लगता है कि हम यहाँ टिक पाएंगे? नहीं, हमको रूम से निकलना पड़ जाएगा क्योंकि ये कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाया है इस कंडीशन के लिए। अडेप्ट मतलब सर दैट मीन्स कि ऐसा नहीं हुआ है कि हमको उतना टेम्परेचर में हम हमेशा रहते हैं जिसके कारण से बॉडी अडेप्ट कर गया, नहीं, ठीक है। तो कुछ अगर बॉडी अडेप्ट कर गया होगा क्योंकि वेरिएशंस के कारण, तो वो यहाँ आराम से टिकेगा। करो ऐसे ऑन करो, जितना टेम्परेचर कर सकते हो कम में तुम करो तो अडेप्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीका से ये इंडिविजुअल्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। आप देखो क्या इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज, ओके, बट नॉट नेसेसरी कि इंडिविजुअल्स के लिए बेनिफिशियल हो, और काफी समय वेरिएशंस 1% 2% में नुकसानदायक भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। वेरिएशन अलाउ ऑर्गेनिम्स टू एग्जिस्ट इन अ डाइवर्स हैबिटेट और निश। अगर इसके एब्सेंस होंगे तो मे बी स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर देखो, अगर कोई कंडीशन ड्रास्टिकली अल्टर होता है, जैसे मैंने इस रूम का एग्जांपल दिया, नेचुरली और मैन मेड कॉज, स्पीसीज में बी वाइप्ड आउट। स्पीसीज क्या होगा, वहां से साफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे पूरा हीट कर देते हैं और यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिम्स है तो वो क्या होगा, मर जाएंगे या फिर बाहर निकल जाएंगे। अगर वो मोटाइल होंगे तो जाने के लायक होंगे तो वाइप बाहर निकल जाएंगे। कुछ वेरिएशंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ वेरिएशन, मान लो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स के पास दम है कि इतना ठंडा को बर्दाश्त कर ले, तो वो एग्जिस्ट करेंगे, वो जिंदा रह जाएंगे, ठीक है। इफ वुड हेल्प देम टू कॉलोनाइज अदर हैबिटेट एंड सर्वाइव। अब देखो, वो अब बच गया तो वो अपने जैसे फिर से बनाएंगे जिसके अंदर फिर से ये एडेप्टिबिलिटी होगा, फिर से उस ताकत होगा उस कंडीशन को झेलने का। बट अगर वेरिएशंस आर प्रेजेंट इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म देयर वुड बी वेरी लिटिल चांस फॉर इट टू सर्वाइव, ठीक है। अगर वेरिएशंस किसी लिटिल वन में हुआ तो बहुत कम चांस है कि वो बहुत सारे ऑर्गेनिम्स बचेंगे, बहुत कम बचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो आपको लिखने के लिए आना चाहिए। जो मैंने दिया हुआ क्लास में मैं बार बार पॉइंट करके लिखा था, तो अभी पॉइंट करके फ्रेम करो, जहाँ पे फुल स्टॉप हो रहा है वहां से नेक्स्ट पॉइंट बना दो। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट कि हाउ डज द बाइनरी फिजन इज डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फिजन। ओके सर जी, बहुत बार हम लोग क्वेश्चन किए। इसमें करना क्या ना कि बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन का एक डायग्राम भी बना दियो तो इससे क्या होगा, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। बाइनरी फिजन, सबसे पहले बाइनरी फिजन में क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, जहाँ पे हमारा बोल सकते हो कि अगर हम फिजन बोलेंगे तो वहाँ 2 और मोर आ जाएगा, पर यहाँ पे 2 में होगा। क्या किसमें हो जाएगा, 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स में स्प्लिट हो जाता है ऑर्गेनिज्म। जैसे कि तुम्हारा अमीबा है, ठीक है, इरेगुलर शो करता है ना। अमीबा क्या है, इरेगुलर शो करता है ना। इरेगुलर मतलब कहूँ से भी कट जाता है, इधर से भी कट जाता है, तो ये भी बाइनरी फिजन शो करता है, ठीक है। ये इट टेक प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल इन्वायरमेंट। जो बाइनरी फिजन होते हैं वो फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं। इट टेक प्लेस इन अमीबा,
पारामीशियम, पारामीशियम में कौन सा होता है कमेंट सेक्शन में लिखो। लेशमेनिया में कौन सा होता है कमेंट सेक्शन में लिखो। ट्रांसवर्स होता है या लॉन्गिट्यूडनल होता है, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको याद रहेगा। मल्टीपल फ्यूजन का बात करते हैं तो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होते हैं मेनी में और न्यू ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम। पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होते हैं बहुत सारे में, और ये कब होता है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। मैंने क्लास में बहुत बार बताया है कि बेसिकली होता क्या है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है अगर हम बात करते हैं मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम में, और ये जब सिस्ट ब्रेक डाउन होता है, जब ये सिस्ट ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या होता है निकल जाता है आराम से, क्योंकि अंदर में तो डिवाइड कर रहा है, पर सिस्ट जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आया तो ये क्या हो गया हमारा पूरा डिवाइड कर गया। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया तो ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो गया, और जब सिस्ट ब्रेक डाउन हो गया तो आराम से हमारा ये निकल गया। और ये कहाँ पे होता है प्लाज्मोडियम में होता है। इट टेक प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम, कहाँ पे होता है ये प्लाज्मोडियम में हमारा देखने को मिलता है।